ब्रेकअप इंसान को इतना बदल सकता है? बेटी के बॉडी पार्ट्स में कुछ एक डिफेक्ट हो जाए तो रिश्तेदारों को टेंशन होता है कि अब आपकी बेटी की शादी कैसे होगी। जब दो लड़कियां बातें कर रही हैं तो बातें खूबसूरती की भी होंगी और मेकअप की भी होंगी, तो आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है। यहाँ जो एकदम से आपके सामने आएगा ना, तब आप हिल जाओगे कि यहाँ ऐसा हो सकता है क्या। ये जो रंग है ना, इस रंग का एक पर्दा है और इस रंग के पीछे बहुत सारी राजनीति। और जब बात कैरेक्टर पे आएगी, अगर वो लड़की अनमैरिड है, अविवाहित है, और आप उसके कैरेक्टर पे बात करोगे तो उसकी फैमिली डर जाएगी। एक लड़की के लिए उसके कैरेक्टर के लिए कहना, उसके काम पे सवाल उठाना, वो स्ट्रगल करके आ रही है और फिर वहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। फिर मुझ पे सवाल क्यों? इसलिए क्योंकि मैं सन्यासी बन गई हूँ, तो मैं पागल थोड़ी ना बनी हूँ। और मैं पहली बेटी थी गांव की जिसके पैदा होने पे भंडारा किया गया खुशी से। देखो, इतिहास तो बन गया, लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों की छाती भी जरी। हाँ, ठीक है। बिन्नू आई अब घर में, हाँ। लला तो आए नहीं। ये मेरी पहली कमाई जो थी वो जिंदगी में 150 रुपए थी, 8 घंटे की। जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी तब मुझे ये भी नहीं पता था कि एंकर कौन होता है। मेरे दुश्मन को भी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक मत देना। अब एक नाचने गाने वाली माघ मेला संभालेगी, ये भी सुनना पड़ा। कोई बाबा जो अपनी रेंज रोवर, लैंड रोवर, पोर्शे दिखा रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हो। वहीं पे एक लड़की जो धर्म की बात कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हो। मैं राह चलते किसी भी लड़के को अपना जीवन साथी बना के अपने जीवन का सत्यानाश करूंगी, मैं ऐसा तो किसी के प्रेशर में नहीं करूँ। मुझे भी प्यार हुआ, रिश्ता चला, फिर मेरा ब्रेकअप हुआ। रिग्रेट नहीं होता रिश्ता खत्म होने का। किसी घर में अगर कोई स्त्री दुखी है तो क्या उसके दुखी होने से उस घर की ऊर्जा प्रभावित होती है? मेरा जीवन ही मुझे लगता है कि शनिदेव ने ना मुश्किलों से भरा हुआ किया है। पापा के बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे अपनी घर में पहनने वाली, यहाँ से उसकी सिलाई खुली हुई एक फ्रॉक दी, और फिर मैं अपनी घर की हवाई चप्पल पहन के शादी में पहुंच गई। लड़कों से तो मुझे अलग ही खुन्नस आती थी। मुझे लगता था इस दुनिया में सारी बुराई इन्हीं की वजह से है। तो मैं लड़कों को मैंने बहुत मारा, बहुत थप्पड़ मारे, बहुत बेल्ट मारे। मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट कभी आऊंगी तो बताऊंगी तुम्हारी गलती क्या है। इवेंट मैनेजर्स भी मुझसे बहुत सुनते थे। राइट साइड, लेफ्ट साइड बाइक से लोग आ गए और वो नशे में थे, वो मुझे रोक रहे थे। हार के मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन मैं कभी वापस नहीं आई। वहाँ अगर हम फेमिनिज्म की बात करेंगे तो वहाँ फेमिनिज्म, फेमिनाइन एनर्जी का ना बोल्ड रूप, आपको बोल्ड अवतार देखने को मिले। आपको क्या लगता है, क्या गुड गर्ल सिंड्रोम होना महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है? जो जिस भाषा में समझो उसे उस भाषा में समझो। महाकुंभ से वायरल हुई, कभी मॉडलिंग, एंकरिंग और ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा रही, लेकिन एक टूटन, कुछ गहरे अनुभव और जिंदगी के कठिन दौर ने इन्हें आध्यात्म की ओर मोड़ दिया और बन गई वो एक कथावाचक। आप समझ चुके होंगे अब तक। तो हमारे साथ विमेंस टॉक के इस एपिसोड में आज मौजूद हैं साध्वी हर्षानंद गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज हम आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आपके बारे में। तो पहला सवाल आपसे है कि प्यार हुआ, दिल टूटा और फिर पहाड़ों में चली गई। क्या ब्रेकअप इंसान को इतना बदल सकता है? ऐसा नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं पहाड़ों पे चली गई, या मेरा दिल टूटा तो मैं पहाड़ों पे चली गई। बल्कि लाइफ में कभी कभी ना विरक्ति लाइफ में कभी भी आ सकती है, कभी भी। और 2018 में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, जो पैर सीधा नहीं हो पा रहा था प्लास्टर निकलने के बाद भी। तो मुझे उसके लिए मैंने अहमदाबाद में गुरुकुल ज्वाइन किया योगा के लिए, कि योगा करूँगी। वो होता ना कि जब बेटी होती है और बेटी के बॉडी पार्ट्स में कुछ एक डिफेक्ट हो जाए तो रिश्तेदारों को टेंशन होता है कि अब आपकी बेटी की शादी कैसे होगी। तो वही स्ट्रेस मेरे पेरेंट्स को दिया गया कि लड़की तो चल नहीं पा रही, अब इसकी शादी कैसे होगी। देन उसके बाद मैं योगा के लिए अहमदाबाद गई। मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया ताकि योगा से पैर नॉर्मल हो जाए। वो उसका पूरा नसें खुल नहीं पा रही थी, फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा था। तो वो मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया। गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद वहाँ से मेरी विरक्ति शुरू हुई
वहाँ से पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक मैंने 19 में छोड़ा। जितने भी लाइम सोडा वगैरह आता है ये सब मैंने छोड़ दिया है 19 में। तो इसलिए नहीं कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल था। फिर वहाँ से जब मैं प्राणायाम करती थी, मेरे साधना क्लासेस चलती थी, तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मुझे अनुभूतियाँ होना शुरू हुई जिससे अपने आप ही मेरा माइंड डाइवर्ट होना शुरू हुआ। अब ये बात है 19 की, देन 2020 में लॉकडाउन लगा। जब वो लॉकडाउन हटा फिर मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि हम जब घर के बाहर काम करते हो अचानक से 3-4 महीने घर पे रहना पड़े तो वो खुद में एक ट्रॉमा हो जाता है। तो जब मेरा माइग्रेन बढ़ा, माइग्रेन के अटैक्स बढ़े, और उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो फिर मैं पहाड़ों पे चली गई। और जब मैं पहाड़ों पे पहली बार गई उत्तराखंड में, तो मुझे वो जो पीस मिला वहाँ रह के, तब मुझे बहुत समय बाद ये पता चला कि बिना सर दर्द के जीवन कैसा होता है। क्योंकि मेरा सर दर्द इतना बढ़ चुका था जिससे जहाँ पे मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, हाई डोज की भी। तो जब वो चीज़, वो फील मैंने लिया कि बिना सर दर्द की सुकून वाली ज़िंदगी कैसे होती है, तब मेरी आत्मा पहाड़ों से जुड़ गई। और फिर मैंने कॉन्टिन्यूसली परमानेंट पहाड़ों पे रहना स्टार्ट किया। और वहाँ रहते रहते विरक्ति और ज़्यादा बढ़ती गई, सुकून और अच्छा लगने लगा, और वहाँ से हर चीज़ की शुरुआत हुई। तो आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी खूबसूरती के चर्चे बहुत हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, महाकुंभ से ये देखते आ रहे हैं, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। तो अब जब दो लड़कियां बातें कर रही हैं तो बातें खूबसूरती की भी होंगी और मेकअप की भी होंगी, तो आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। मेरी आँखों पे तो बहुत चर्चा है, बहुत ज़्यादा। मैं लेंस लगाती हूँ और मैं बहुत अच्छे से ये बात रखती हूँ कि हाँ, मैं लेंस लगाती हूँ। हालाँकि जिस दिन मेरी संन्यास दीक्षा हुई थी, उस दिन मैंने चश्मा लगाया हुआ था जब मेरे पास मीडिया आई। अब मैं इस चक्कर में फँस जाती हूँ कि अगर मैं चश्मा लगाती हूँ तो मीडिया उसको आर्टिकल बना के छाप देती है कि साध्वी हर्षानंद गिरी स्टाइलिश चश्मे में नजर आई, काला चश्मा लगाए हुए। हालांकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी समय से आंखों का, तो अगर मैं धूप में जा रही हूँ तो मुझे चश्मा ऐसा यूज़ करना पड़ रहा है जो ब्लैक है। अब मैं ब्लैक और वाइट दो चश्मा बनवाने से अच्छा है कि एक ही चश्मे में दोनों क्वालिटी हो। तो उसमें मैं फंस जाती हूँ कि स्टाइलिश चश्मे में नजर आई। अब मैं हर जगह चश्मा नहीं लगा सकती हूँ रिफ्लेक्शन की वजह से, तो लेंस लगा लेती हूँ। अगर लेंस लगाती हूँ तो दिक्कत होती है कि ये लेंस लगाती हैं साध्वी होके। अब अगर दोनों ही ना लगाऊं, चश्मा और लेंस, तो मुझे दिखे ना, फिर मुझे आप भी ना दिखे, तो हर्षा तो हर तरफ से मारी जाती है। नजर कम है आपकी। मेरा आई साइट बहुत वीक है, इसीलिए आप लेंस लगाती हाँ हैं। जी। अच्छा, तो आंखों की खूबसूरती का राज ये है। यस। तो सनातन में स्त्री को शक्ति कहा गया है, लेकिन उसी सनातन की संन्यास प्रक्रिया में जब आपका पदार्पण हुआ, आपको मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो समस्या कहाँ है? मुझे तो कोई समस्या नहीं है, समस्या उनको है जो विरोध करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं कर रही। समस्या उन लोगों को है जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो मुझ पे प्रश्न खड़े कर देते हैं, जो मेरा अपमान करते हैं, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, उन्हें समस्या है। और उनकी समस्या से मैं मतलब नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको मेरे हर काम से समस्या है, मैं शाही रथ पे बैठूं तो समस्या है, मैं भगवा पहनूं तो समस्या है, मैं रुद्राक्ष पहनूं तो समस्या है, मैं चश्मा लगाऊं तो समस्या है, मैं छोड़ने की बात करूं धर्म को तो समस्या है, मैं उसी धर्म में और गहराई से समाऊं तो समस्या है। तो आपकी समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी है और उसको मैं लेके नहीं बैठ सकती हूँ। जिस सनातन में, जिस धर्म में हम स्त्री को ही शक्ति के रूप में पूजते हैं, आज आप किसी भी सिद्ध पुरुष के पास जाएंगी, किसी भी संत के पास जाएंगी, किसी भी व्यक्ति के पास भी जाएंगी, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं शक्ति जुड़ी हुई है। आप धन की बात करें, आप बुद्धि की बात करें, आप ऐश्वर्य की बात करें, आप ऊर्जा की बात करें, आप सिद्धियों की बात करें, आप तंत्रों की बात करें, हर चीज़ शक्ति से जुड़ी हुई है।
अब रात में बैठ के आधी आधी रात को, अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली, होली की आधी आधी रात बैठ के आप जिस शक्ति की उपासना कर रहे हैं, दिन में उसी शक्ति की स्वरूपा को आप अपमानित कर रहे हैं, वो भी निराधार अपमानित कर रहे हैं। आपके पास कोई आधार नहीं है उसे अपमानित करने का। लेकिन ये सब सिर्फ एक गेम चल रहा है, एक टीआरपी, एक ईगो गेम चल रहा है। एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल है आध्यात्मिक जगत में अपनी जगह बनाना, अपनी पहचान बनाना। अभी भी बहुत मुश्किल है ये। देखिए, अभी भी तो आप नहीं बोल सकते हो कि अभी भी बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल है, और बात सिर्फ अध्यात्म की नहीं है। मुझे लगता है आज की डेट में कोई सेक्टर, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे टफ ना हो। लेकिन हाँ, जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आपको वहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स पता हैं। आप पॉलिटिक्स में जाते हो, आपको पता है। आप ग्लैमर में जाते हो, आपको पता है। आपको यहाँ का कुछ नहीं पता है। यहाँ जो एकदम से आपके सामने आएगा ना, तब आप हिल जाओगे कि यहाँ ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि एक पर्दा लगा हुआ है इसके पीछे भी? बिल्कुल, ये जो रंग है ना, इस रंग का एक पर्दा है, और इस रंग के पीछे बहुत सारी राजनीति है। इसमें भी जो लोग दिखते हैं वो है नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे हैं, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं हैं। ये समझने की ज़रूरत है। और हाँ, नारी के लिए अब बहुत से लोग बोलेंगे, अरे ये वुमेन कार्ड खेल रही हैं कि महिला महिला महिला। देखिए, नारी को टारगेट करना इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब वो कहीं से नहीं टूटेगी, उसका आप मनोबल नहीं तोड़ पाओगे, उसका आप संकल्प नहीं तोड़ पाओगे, उसकी आप जिद नहीं तोड़ पाओगे, तब आप अटैक करोगे उसके कैरेक्टर पे। और जब बात कैरेक्टर पे आएगी, अगर वो लड़की अनमैरिड है, अविवाहित है, और आप उसके कैरेक्टर पे बात करोगे तो उसकी फैमिली डर जाएगी, रिश्तेदार डराएंगे कि अरे लड़की की इतनी बदनामी हो गई, अब इससे शादी कौन करेगा। माता पिता को डर होगा कि अब हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, इतनी बदनामी होगी, तुम ये काम छोड़ो, चुपचाप शादी करो। अगर लड़की शादीशुदा है तो पति और ससुराल वालों का डर, अरे तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है, समाज में हमारी बदनामी हो रही है, ये हो रहा है, तुमको छोड़ो ये काम। तो एक नारी को बहुत ईजिली उसके कैरेक्टर को लेकर अटैक किया जाता है, और वहाँ पे वो टूटती है। अगर वो नहीं टूटेगी तो रिश्तेदार प्रेशर बना बना के परिवार को तोड़ेंगे, और परिवार फिर उसे झुकने पे मजबूर कर देगी। तो ये एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। और महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, ये भी कोई बड़ी वजह है इसमें कि... हाँ बिल्कुल। देखिए, आप और हम जैसे जो लोग हैं, हमें कोई कुछ भी बोले, है ना, हम भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन एक पॉइंट पे आके हम इमोशनल हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है, हमें जल्दी बुरा लगता है। सहने की एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। लेकिन हाँ, आज मैं ये बात गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जितना मैंने झेला है 1.5 साल में, ये किसी लड़की के लिए झेलना कोई छोटी बात नहीं होती है। जब आपको हर तरह से डराया धमकाया जाए, हर तरह से आपके परिवार को डाउन किया जाए, आपके कैरेक्टर पे लाखों सवाल उठाए जाएं, और सवाल उठाने वाले भी कुछ संत हों, तो जितनी मजबूत मैं बनी रही हूँ, लाख बार रोने के बाद भी आज मैं यहाँ पे अड़ी हुई हूँ, ये लड़की के लिए इजी नहीं होता है। क्या कुछ हुआ इस समय में आपके साथ, जब आपको ऐसा लगा हो कि अब सब खत्म हो गया है, अब नहीं हो रहा है मुझसे? जब आपको एक लड़की के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए कहना, उसके काम पे सवाल उठाना, वो स्ट्रगल करके आ रही है और फिर अपने जीवन में एक बदलाव लाना चाह रही है, और वहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, तब कैसा लगा? ऑब्वियस मुझे भी बुरा लगा है। बहुत सी रातें मैंने रो के और मरते हुए जी के गुजारी हैं। मैंने सुसाइड नोट भी लिखे हैं, मैंने मरने की प्लानिंग भी की है, मैंने पंखे से लटकने की प्लानिंग भी की है। ये जो पिछली जनवरी से इस जनवरी तक का जो सफ़र था, वो मेरे लिए बहुत टफ था। 365 में से 300 रातें रो के गुजारना, ये खुद से और उस ईश्वर से सवाल करना कि मेरी गलती क्या थी। शाही रथ पे बैठना मेरी इतनी बड़ी गलती थी, और अगर वो इतनी बड़ी गलती थी तो वहां मैं अपनी मर्जी से तो बैठी नहीं हूँ। तो जिनकी मर्जी से मैं बैठी, जिनकी आज्ञा से मैं बैठी, उनसे सवाल क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं पूछा गया, उनसे क्यों नहीं बात की गई? सारे ये आरोप प्रत्यारोप विरोध, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहे हैं? मैंने अपनी मर्जी से क्या किया है?
तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सा मन में उथल-पुथल होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइक लगती हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जिस जगह से आई थी, जब मैंने काम छोड़ा एंकरिंग का, मैंने अपनी लाइफ के 13 साल एंकरिंग में दिए हैं। और जिस वक़्त मैंने काम छोड़ा है, उस वक़्त मैं इंडिया में कम, आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा काम कर रही थी। तो लाइफ का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने देखा नहीं है और जिसका मुझे अब लालच रहा हो कि मुझे ये करना है, ये करना है। नहीं, जो लोगों को लगता है कि ऐसा करना है, वो सब मैंने करके देख लिया, वो सब सारी ज़िंदगी मैंने जी के देख ली। तो मुझे कोई लालच नहीं दे सकता कि लाइफ में ये पहनना रह गया, ये घूमना रह गया, इस गाड़ी में ट्रैवल करना रह गया, ऐसा स्टे देखना रह गया। मैंने सब कुछ देख के रखा हुआ है। मैंने अच्छा आउट ऑफ इंडिया भी बहुत घूमा हुआ है, बहुत काम किया हुआ है। तो मेरे अंदर वो लालच बाकी नहीं रहा कि ये अभी बाकी है, नहीं। और वो सब करके भी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और इतना सब झेल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका एकमात्र रीजन मेरी भक्ति है, मेरा धर्म है। उसको उस पे कोई यकीन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। मैं हर किसी को मनाने नहीं जा सकती कि देखो मेरे भाव निर्मल हैं, मुझ पे यकीन करो, मत करो ना। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है ये सोचने की कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व कीजिए। तो आपने बताया कि आपने आउट ऑफ कंट्री बहुत घूमा है, सबसे अच्छा क्या लगा आपको, कौन सा देश लगा? देखिए घूमने के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं कई बार जब पेरेंट्स से मिलती हूँ और वो अपने बच्चे को लेके मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि एक बार स्कूल खत्म होने के बाद ना, 12th से निकलने के बाद अपने बच्चे को एक फिक्स अमाउंट दो, ठीक है, और उसको बोलो तुम्हें जहाँ घूम के आना है आओ, कोई उससे कांटेक्ट मत रखो। क्योंकि बच्चा तब तक सीखता ही नहीं है जब तक माँ बाप उसे घर में रख के सिखाते हैं। बच्चा तब सीखता है जब वो जीवन में ठोकर खाता है बाहर जाके। तब उसे पता होता है कि इतने कम पैसे में सरवाइव कैसे करना है। तब उसे पता होता है कि ठोकर कैसे कैसे पड़ सकती है। तब उसे पता होता है कि जीवन में माँ बाप से बाहर निकल के आपको अपने दम पे जब कुछ करना होता है तो वो काम कैसे होते हैं। तब उसे पता चलता है कि भरोसा कैसे कैसे टूट सकता है। और वो जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो उसे जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। घूमने की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जैसी लोकेशंस पसंद हैं, वैसी बहुत खूबसूरत जगह हैं। आउट हर्षा ऑफ जी को क्या इंडिया अच्छा भी लगा? है। मुझे पहाड़ पसंद है। मैं उत्तराखंड प्रेमी हूँ। मैं घूम फिर के वहीं पहुंच जाती हूँ। मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मेरी वीकनेस, मेरा स्ट्रेंथ सब उत्तराखंड है। उत्तराखंड बहुत पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी ख्वाहिश है, एक लाइन मैंने लिखी थी, मैं कभी कभी पोइट्रीज लिखती हूँ, तो एक बार मैं ट्रैकिंग कर रही थी, तब मैंने एक लाइन लिखी थी कि वो मौत भी कितनी हसीन होगी जो मुझे पहाड़ों पे नसीब होगी। मतलब मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी कभी मौत हो तो वो पहाड़ों पे हो। आप साध्वी हैं, मेकअप करती हैं अभी भी, तो गहने पहनती हैं। ये मेकअप करना, गहने पहनना, फिर काहे की साध्वी, जब ये सुना तब क्या आपको लगा? हंसी आई, मुझे बहुत हंसी आई। जब हम नॉर्मली किसी पुरुष को, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपके पिता हो, आपका पति हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उसको बोलो कि ये जो मेरा आज मेकअप है ना, या आज मैं तुम्हारे ऊपर करती हूँ, ठीक है, ये जो मेरे गहने हैं, मेरा ड्रेस है, मैं तुम्हें पहनाती हूँ, तो वो क्या बोलेंगे, पागल हो गई हो क्या? ये सब औरतों के काम है, ये हम करेंगे क्या? हम औरत थोड़ी ना है। अब अगर औरत उस चीज को कर रही है तो भी आपको दिक्कत, ठीक है। मैंने संन्यास दीक्षा ली, मैं साध्वी बनी हूँ। मैंने जिंदगी जीना नहीं छोड़ा है। और जिस धर्म में हमें स्वयं शक्ति ये बोलती हैं, स्वयं लक्ष्मी ये बोलती हैं कि नारी को हमेशा बन संवर के रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो वहां पे फिर मुझ पे सवाल क्यों? इसलिए क्योंकि मैं सन्यासी बन गई हूँ, तो मैं पागल थोड़ी ना बनी हूँ। इंसान ही हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मेरा काजल लगाना आपसे पैसे लेके मैं नहीं लगा रही हूँ। मेरी मर्जी है, मैं अपना अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं काजल लगा रही हूँ, मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, मैं लिप बाम लगा रही हूँ। और मुझे चाहिए कि जब मैं शीशे में खुद को देखूँ तो मुझे, दुनिया को मैं बेवकूफ़ लगूँ, लेकिन मुझे मैं सुंदर लगनी चाहिए। और ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है।
मैं अगर जब दुनिया मुझ पे सवाल उठाती है, विरोध करती है, मैं शीशे के सामने जाके रोती हूँ। खुद से ये सवाल करती हूँ कि क्या मैं गलत थी? अगर मुझे शीशे में खुद को देखते हुए ये जवाब मिलता है कि नहीं मैं गलत नहीं थी, तो मुझे दुनिया का कोई इंसान गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद से नज़र मिला पा रही हूँ। उसी तरह मेरा पहला परसेप्शन मेरी नज़र में मैटर करता है। अगर मैं मेरी नज़र में अच्छी हूँ तो मैं अच्छी हूँ, अगर मैं मेरी नज़र में खूबसूरत हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है। मैं आज भी वैसे ही रहूँगी जैसे मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समाज में जितने लोग, चाहे वो कोई भी हो, जितने लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मेरे हर चीज़ का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इनमें से किसी एक के जीवन में भी मैंने अभी कुछ भी करना शुरू कर दिया ना कि तुम ये मत पहनो, तुम ऐसे मत रहो, तो इनमें से कोई एक व्यक्ति एक दिन भी मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन है, उसे पता है उसे कैसे जीना है, तो मुझसे ये अधिकार छीनने वाला कौन होता है? मैं वैसे ही रह रही हूँ जैसे मुझे रहना है। बचपन कैसा रहा आपका? आप बुंदेलखंड से हैं, तो बुंदेलखंड में रही हैं? हाँ, मैं काफ़ी रही हूँ। मतलब मेरा जब मेरा जन्म होने वाला था, मेरी मम्मी 2 साल ट्रेनिंग पे थी गाज़ियाबाद में, एनजीओ की ट्रेनिंग में। और जिस वक़्त उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं उनके गर्भ में थी। मम्मी ट्रेनिंग कंप्लीट करके रात को दादी के यहाँ पहुँची हैं। हमारा गांव है झांसी के पास मऊरानीपुर, मऊरानीपुर के पास हमारा 20 किलोमीटर दूर गांव है। मम्मी गांव पहुँची हैं आज शाम को, और कल सुबह सुबह मेरा जन्म हो गया। मैं पूरी ट्रेनिंग में अपनी मम्मी के साथ थी। ठीक है। और फिर उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरा जन्म खानदान में 3 पीढ़ियों के बाद एक लौती बेटी, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा की बुआ नहीं थी, मेरे दादाजी की कोई बहन या बुआ नहीं थी, फिर मेरा होना, और अभी भी मैं ही बेटी हूँ, बाकी सब भाई लोग हैं। देन वो सारा होना, फिर जब मेरा जन्म हुआ, उसी टाइम पे गांव में एक औरत आई घर पे, उसने बोला कि उनके यहाँ न्योता है, और वहाँ पे ना मम्मी ने पूछा दादी को कि उनके यहाँ किस चीज़ का न्योता, तो दादी ने बताया कि उनके यहाँ बेटा हुआ है इस चीज़ के लिए। तो मम्मी ने बोला कि हम भी करेंगे, तो दादी ने बोला कि सिर्फ बेटों के लिए होता है, बेटी के लिए आज तक किसी ने किया नहीं है। तो मम्मी ने पापा को बोला कि मुझे करना है इसके लिए। पापा ने पूरे गांव के लिए भंडारा किया था, और मैं पहली बेटी थी गांव की जिसके पैदा होने पे भंडारा किया गया खुशी से। और फिर क्योंकि मेरा जो निकनेम निकला था, उस निकनेम पे उस मोहल्ले का नाम रख दिया गया था। तो ऐसे करके वो अभी तो भी आप बता दीजिए हमको, क्या है आपका निकनेम? मेरा निकनेम निकला था सोना, और उस मोहल्ले का नाम पड़ गया था सोनपुर। ओह, नाइस। जी। तो बुंदेलखंड से हैं आप, मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, तो थोड़ी सी चर्चा आप बुंदेली में कर लेते हैं। काहे कि बुंदेलखंड में मौड़ियन को जन्म खुशी तो नहीं है, वो तो दुख ही है कि मौड़ी हो गई। और हर्षा जी भी अपने खानदान में, हालांकि तीसरी पीढ़ी में आई मौड़ी, और फिर खुशी बन गई इनके घर में, तो मतलब इतिहास बदल गया गांव को, है इतिहास बन गया गांव में। मैं अभी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। देखो, इतिहास तो बन गया, लेकिन क्या है कि बहुत से लोगन की छाती भी जरी। हाँ, ठीक है। बिन्नू आई अब घर में, लला तो आए नहीं। और लेकिन कुछ लोगन का खुशी भी भाई कि चलो ठीक है ठीक है। और उसके बाद मतलब अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ बुंदेलखंडी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो अबे की हालात ये हैं कि जब गांव वालन का पता चलो कि चलो रिछारिया चाची की जो नातिन है वे कथा करन लगी, तो गांव के सरपंच जी ने कही कि अब कुछ ही दिनन में पतो चल है कि हमारे गांव को नाम बदल के हर्षा के नाम पे रख दो है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब इतनी ज्यादा वहाँ मीडिया का आना जाना, और लोगों में वो खुशी का माहौल, और सरपंच जी का मेरी दादी को ये कहना कि आज हम चाहते हैं कि पूरे गांव की लड़कियां ना इसकी तरह बने। बुंदेलखंड में एक बेटी का जन्म होना एक गांव में, उस गांव में उस बेटी के जन्म पे खुशी मनाना, भंडारे करना उनके परिवार का, आज उसी
बेटी ने उस गांव का इतिहास बदल दिया, उस गांव का भविष्य बदल दिया एक तरह से। तो बेटियां बुरी नहीं होती हैं। अब दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, हालांकि बुंदेलखंड में भी लोगों की सोच बदल रही है। और जैसे स्वागत हर्षा जी का हो रहा है, वैसे ही हर घर में अब बेटियों का स्वागत होता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आपकी जो यात्रा है वो वहाँ से शुरू हुई, फिर आप मॉडलिंग में आ गई, और कैसा रहा आपके जीवन का सफ़र? मेरे जीवन का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने स्टार्ट जब किया था अपने करियर का स्कूलिंग में ही, तो मैंने एज अ ब्रांड प्रमोटर से किया था। उसके लिए मेरी पहली कमाई जो थी वो ज़िंदगी में 150 रुपये थी 8 घंटे की। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था और फिर करते करते एंकरिंग आया। एंकरिंग जो पहला काम मैंने किया था एंकरिंग का, तब मैंने 250 रुपये लिए थे एक दिन के। फिर वहाँ से 13 सालों की वो जर्नी। जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी तब मुझे ये भी नहीं पता था कि एंकर कौन होता है। मैं बस, आंटी ने बोला बेटा रेडी होके एंकरिंग करनी है, मैं रेडी होके चली गई। अब मैं आंटी को पूछूं कि आंटी एंकरिंग में करते क्या है। तो वहाँ से खुद गलतियाँ करके खुद स्टेज पे ही सीखा है मैंने। कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, हालातों ने ही मुझे सिखाया है। तो वो पूरा सफ़र गया और वो सफ़र बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। मतलब मेरे जीवन में मैं चाहूँगी कि अगर दोबारा भी मेरा कभी जन्म हो तो इसी परिवार में हो, इसी धर्म में हो, और एक मंच संचालक के रूप में, एक वक्ता के रूप में मैं हमेशा अपनी बात रख पाऊँ और लोगों को सही गाइड कर पाऊँ, ये मैं हर जन्म में चाहूँगी। तो एक वो अच्छा काम हुआ। देश विदेशों में काम करना, ट्रैवल करना, अलग अलग शहरों में रहना, एक दिन में हज़ारों लाखों लोगों से मिलना, अलग अलग अनुभव लेना, वो भी जीवन का एक अलग दौर रहा। और अब जो चल रहा है वो और खूबसूरत है। आपको भी डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना करना पड़ा? कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है? मुझे देखिए, मुझे जब डिप्रेशन एंजाइटी हुई, पैनिक अटैक्स आए, वो मेरा पहले वाला दौर था 2022 का, जो मैंने झेला। और आज भी मैं ईश्वर से ये बोलती हूँ कि मेरे दुश्मन को भी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक मत देना। उसे कैंसर दे देना, कैंसर का ट्रीटमेंट है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि मुझे डॉक्टर ने बोला था, मुझे याद है आखिरी बार जब मैं डॉक्टर से मिली थी तो मैंने यही बोला था। उसने मुझसे बोला था कि जिस जगह पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है आप उस जगह से दूर रहो, जिन लोगों से मिल रहा है उन लोगों से दूर रहो। तीसरा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने अपनी जगह चेंज की, मैंने खुद को मैंने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग किया। मैंने केदारनाथ में जाके बहुत मैं रोई हूँ उनके सामने, उन्हीं ने मुझे संभाला। मेरा आधा जीवन तो केदारनाथ की वजह से चल रहा है, वरना तो शायद सांसें कब की थम गई होती। क्या अब एक नाचने गाने वाली माघ मेला संभालेगी? ये भी सुनना पड़ा, ये भी कहा गया। बिल्कुल कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना मैंने। और ये माघ मेले के समय हुआ था जब मुझे ज़मीन अलॉट हो गई थी मेरे एनजीओ के नाम से, और मुझे ये था कि मुझे यहाँ पे पंडाल कैंप लगाऊंगे और वहाँ पे ना हम बेटियों के लिए कुछ आयोजन करेंगे इस पूरे माघ मेले में। जब कुछ पूजनीय संतों को पता चला कि मुझे ज़मीन अलॉट हो गई है तो उन्होंने फिर प्रदर्शन विरोध शुरू कर दिया है कि अब क्या नाचने गाने वाली माघ मेला संभालेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो आई वाज लाइक कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। हर बार हर जगह एक इंसान तो गलत नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो आप लोग भी गलत हो। और आप इसलिए गलत हो क्योंकि आपके धर्म में आपके पास, अभी चलो मैं आपके पास नहीं आई हूँ, लेकिन कोई फॉरेनर आपके पास आएगी तो आप खुशी से उसका धर्म बदलवा दोगे, गोत्र दे दोगे, नाम परिवर्तन करवा दोगे, रुद्राक्ष की माला थमा दोगे, साधना करवा दोगे। कोई दूसरे धर्म का आएगा, आप उसको स्वीकार कर लोगे, उसका धर्म परिवर्तन करवा दोगे। लेकिन एक लड़की जिसका जन्म ही ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जो बचपन से ही उसी धर्म है, दूसरे धर्म से नहीं आई है, और वो बस अभी तक जिस कल्चर को फॉलो कर रही थी वो सब छोड़ के अपने धर्म को समझने के लिए आई है, धर्म में रहने के लिए आई है, धर्म में आगे काम करने के लिए आई है। वहाँ पे हर कदम पे आप विरोध कर रहे हो, हर कदम पे विरोध कर रहे हो, और विरोध करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, आपका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है।
वहीं पे एक लड़की जो धर्म की बात कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हो, और कोई बाबा जो अपनी रेंज रोवर, लैंड रोवर, पोर्शे दिखा रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हो। मतलब या तो मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मेरा विरोध हो रहा है, या तो मैं अभी तक आपके दरवाजे पे नहीं आई हूँ इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। एक सन्यासी से भी ये अपेक्षा है कि उसके पास पैसे की कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक बात बताइए, आज जिसके पास जितना पैसा दिख रहा है उसके पास ही इतनी भीड़ क्यों हो रही है? आज जो बाबा फक्कड़ है, रास्ते चलते इतने बाबा हमें दिख जाते हैं, या किसी जंगल में, झोपड़ी में, गुफा में रह रहे हैं, उनके पास तो कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि बाबा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। और जो बाबा बहुत कुछ दे सकता है, कॉन्टेक्स्ट दे सकता है आपको, एक दूसरे से व्यवहार करवा सकता है, जिस बाबा के पास जाके आप अच्छी रील या फोटो क्लिक करवा सकते हो, 4 लोगों में दिखा सकते हो, आपको भी तो उसी बाबा के पास जाना है। तो ये बाबा में दिक्कत नहीं है, ये समाज की विचारधारा में दिक्कत है। निर्णय किया है कि अब कथा करेंगी, आप कथावाचक हैं और अभी आपकी एक पहली कथा हुई भी है, तो अभी भी समस्याएं हैं? समस्या तो देखिए, मुझे तो कुछ भी कहते नहीं हैं है। कि ब्यास गद्दी पे महिलाएं नहीं बैठती हैं, आपको ये भी सुनना पड़ा? ये किसने बनाया ये नियम कि व्यास गद्दी पे महिला नहीं बैठेगी, या किसी बड़े पद पे महिला नहीं बैठेगी, या धर्म के क्षेत्र में आगे महिला नहीं जाएगी? किसने बनाया ये नियम? समाज ने, या कुछ संत समाज ने? और अगर महिला कहीं ऊपर नहीं बैठेगी तो क्यों आधी आधी रात को शक्ति के ही चरणों में होते हो कि हमको ये दे दो, वो दे दो? फिर तो महिला महिला है। जिस महिला के पीरियड्स का आप विरोध कर रहे हो, फिर उसी अंबुबाची मेला कामाख्या में आप पहुंच जाते हो, उसी पीरियड के लाल कपड़े को मांगते हो ताकि आपकी सिद्धियां पूरी हो। तो या तो वो पीरियड भी गलत है, और या तो ये पीरियड गलत नहीं है। तो हर जगह समाज ने ये डिसाइड किया है कि महिला कहाँ तक पहुंचेगी और क्या करेगी। गलती महिला में नहीं है, बुराई महिला में नहीं है, ये विचारधारा का फर्क है, सोच में। ये सोच की सबसे बड़ी गलती है। तो ये खुद में ही चल रहा है कि ये यहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, और सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमारे धर्म के क्षेत्र में ही हैं। मैं खुल के बोल दे रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चुभ जाती हूँ। बहुत से लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं कि भैया हमको व्यवहार खराब नहीं करना, हमें ये खराब नहीं करना, और मुझे ये लग रहा है कि मुझसे बना के ही किसने रखा। और एंड में मैं अपनी एक, मतलब बहुत रेयर लोग हैं मैं फिंगर्स पे काउंट कर सकती हूँ कि किस किस ने मेरा साथ दिया है संत समाज में, लेकिन कितनों ने विरोध किया उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अब रही बात कथावाचक की, तो देखिए, ना तो मैंने कुंभ में आने का पहले से प्लान किया था, गुरुजी की आज्ञा हुई, मैं आई। उसके बाद जो होना था वो भी मेरी प्लानिंग नहीं थी, मुझे संन्यास लेना था वो भी मेरी प्लानिंग नहीं थी, सडनली चीज़ें हो गई। मुझे कथा मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन वो भी मेरे पास अचानक से आया। गुरुजी और मैं बैठे हुए थे, अचानक से कथा का आया, मैंने गुरुजी से पूछा। जिसने मुझे कथा दी उसको भी पता था मैंने अभी तक कथा नहीं की है, गुरुजी को भी पता था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं आप करो। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मुझ पे इतना भरोसा है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। और जब मैं पहले दिन व्यासपीठ पे बैठी तो पहले दिन वहाँ पे 500-700 लोग थे, एंड मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि बताओ अपने को लेके कितनी डिमोटिवेट हैं ये, लेकिन जब मैं पहले दिन बैठी और 500-700 लोग थे ना, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे ये हर दिन ना ये लोग कम होते जाएंगे, मुझे सुनने कोई नहीं आएगा। मतलब हमारे देश में इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं और मेरी पहली कथा है, तो लोग मुझे सुनने क्यों आएंगे? लेकिन हर दूसरे दिन वो जो लोगों की संख्या थी वो 3 गुना 4 गुना बढ़ती जा रही थी, और जहाँ पहले दिन 500-700 लोग थे, आखिरी दिन होते होते 1.5 लाख पार लोग थे। तो उन लोगों ने मुझ में ये हौसला दिया, मुझ में ये हिम्मत दी कि नहीं, आप करो, हम आपके साथ हैं। तो वहाँ जो मुझे नारी शक्ति का साथ मिला, समर्थन मिला, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और आगे भी जो होगा उसकी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, जो होगा वो ईश्वर खुद ही करवा लेगा। महिलाओं को हर फील्ड में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सच है, लेकिन समाज अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है महिलाओं का आगे बढ़ना, ये भी सच है।
बिल्कुल सच है। हम्म, और मैं पूरे समाज में भी ये बात नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम पूरे समाज की बात करेंगे, पूरे पुरुषों की बात करेंगे कि पुरुष हमें आगे हम्म, नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं, तो हम्म, उन पुरुषों में हमारे पिता भी आ रहे हैं, हमारे हम्म, भाई भी आ रहे हैं, हमारे करीबी दोस्त भी आ रहे हैं, हम्म, हमारे कुछ गिने हुए लोग भी आ रहे हैं जो पुरुष में हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम्म, है ना? तो हर पुरुष गलत नहीं है, हर हम्म, पुरुष आपको झुकाना या तोड़ना नहीं चाहता है, हम्म, कुछ पुरुष आपका साथ भी देते हैं। हम्म, ये सोच का फ़र्क है। हम्म, ना हर पुरुष गलत है, ना हर स्त्री गलत है, ना हर युवा गलत है, ना हर संत गलत है। ये सोच का फ़र्क है, ये अहंकार की लड़ाई है हम्म, कि ये नारी है तो ये नीचे ही रहेगी, मैं पुरुष हूँ तो मैं ऊपर के आसन पे, ऊपर की गद्दी पे ही बैठूँगा। तो ये हम्म, सोच का कुछ लोगों में फ़र्क है। हम्म। आपको क्या लगता है, क्या आधुनिकता के नाम पर महिलाएं अपनी ऊर्जा खोती जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है, मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है। हम्म, लेकिन आज मेरे पास चॉइस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम्म, तो अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं वो क्यों ना करूँ जिससे समाज में एक नई दिशा बने। हम्म, एक सही दिशा का चयन करे युवा। अगर मेरे पास मुझे लोग बोलते हैं कि आप तो एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे पास ऑप्शन है समाज को, युवाओं को इन्फ्लुएंस करने का, तो मैं उन्हें सही दिशा में क्यों ना इन्फ्लुएंस करूँ? मैं हम्म, उन्हें यही क्यों दिखाऊँ कि देखो मैं भी लेट नाइट कल्चर फॉलो कर रही हूँ, मैं भी छोटे कपड़े पहन के या सोशल मीडिया पे कपड़े उतार के फेमस हो रही हूँ। हम्म, बहुत से लोग बोलते हैं ये फेमस होने के लिए इसने भगवा चोला पहना हुआ है। हम्म, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि भगवा पहन के, रुद्राक्ष पहन के मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो आप भी पहनो ना। हम्म, जब हमारे पास ऑप्शन है पूरे कपड़े पहनने का, तो हम आधे कपड़े पहने क्यों? हम्म, जब हमारे पास ऑप्शन है अनुष्ठान करके फेमस होने का, तो हम सिगरेट हाथ में लें क्यों? हम्म, जब हमारे पास ऑप्शन है गंगा में डुबकी लगा के वीडियो वायरल करने का, तो हम हाथ में दारू की बोतल थामे क्यों? हम्म, मतलब सोच का फ़र्क है ना। आप फ़ेमस होने के लिए और जो कुछ युवा हैं वो फ़ेमस होने के लिए नशे को, लेट नाइट कल्चर को या अलग तरीके को फ़ॉलो कर रहे हैं। मैं अगर इसको फ़ॉलो कर रही हूँ तो मैं स्वाभिमान के साथ कर रही हूँ हम्म, कि ठीक है, आपकी नज़र में मैं फ़ेमस होना चाहती हूँ ना, लेकिन फ़ेमस होने के बाद भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। हम्म। ये मेरी सोच है। तो ठीक है, वो सबकी अपनी विचारधारा है। आप बुंदेलखंड से आती हैं और वहाँ पे तो लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, 17-18 साल की लड़की हुई तो शादी कर दो। आपकी शादी नहीं हुई या आपके ऊपर ये प्रेशर ही नहीं आया, कभी नहीं कहा गया घर में कि शादी कर लो? शादी को लेके क्या विचार है आपका? मेरे आगे के कुछ-कुछ बाल सफ़ेद होने लगे। नहीं, मेरे ऊपर एक टाइम पे बहुत प्रेशर आया था। मेरी दादी मेरे पापा को फ़ोन करती रहती थी हुँ, कि बेटी की शादी नहीं करनी है या शादी नहीं करनी है, घर में बिठाओगे, ये करोगे, वो हुँ, करोगे, लड़की यहाँ-वहाँ घूमती रहती है, अब तो पूरे रिश्तेदार बोलने लगे हैं। हुँ, और पापा मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझे बहुत सुनाती थी। हुँ, और जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ, कहीं हुँ, से शो ख़त्म करके, क्योंकि मैं तब घर पूरा रहती भी नहीं थी, मैं दिल्ली या मुंबई ही रहती थी। हुँ, मैं घर पहुँची हूँ, घर पे शादी की किच-किच होना शुरू हुई है, मैंने बैग उठाया और मैं निकल गई घर से। हुँ, हुँ, फिर फ़ोन आ रहे हैं, अरे वो शादी की बात करनी थी, मैंने कहा आपस में कर लो, ठीक है? हुँ, या तो फिर भई मुझे वैसा लड़का आप ढूँढ के दो, हुँ, जिसको मैं मना ना कर पाऊँ। हुँ, और नहीं मिल रहा है, तो हुँ, फिर आप ये तो मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं राह चलते किसी भी लड़के को अपना जीवन साथी बना के अपने जीवन का सत्यानाश करूँगी। हुँ, मैं ऐसा तो किसी के प्रेशर में नहीं करूँगी। हुँ, और या तो फिर कोई मेरे जीवन की गारंटी ले लें हुँ, कि कल को शादी के बाद इसके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो हुँ, इसको पूरी ज़िंदगी हम सँभालेंगे। आप ले लो गारंटी, मैं कर लेती हूँ शादी, बताओ किससे करनी है? तो फिर कोई जवाब नहीं आता था। हुँ, एक बार ज़रूर मेरे और मेरे पापा की बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी और मेरे हुँ, पापा ने एक चीज़ बोली थी कि हमें भी समाज में जवाब देना पड़ता है कि भई लड़की की एज हो रही है तो शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? हुँ, मैंने कहा कौन-सा समाज? कौन-सा समाज? किस समाज की बात कर रहे हो? हुँ, वो समाज जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब मुझे समाज का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं दिखा। हुँ, समाज छोड़ो, मुझे रिश्तेदार का कोई खड़ा नहीं दिखा।
आपका एक्सीडेंट हुआ, मुझे कोई नहीं दिखा। हम लोगों के साथ कितनी चीज़ें हुई, मुझे कोई नहीं दिखा। मम्मी की तबीयत खराब हुई, मुझे कोई नहीं दिखा। और जब उस समय कोई नहीं दिखा, तो आप मुझे किन लोगों के बारे में बोल रहे हो, मुझे क्लियर बताओ। क्योंकि जो मेरे बुरे वक्त में नहीं था, उनकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो ऐसे करके होता है, हर फैमिली में होता है। और आप एक लाइक किसी भी हिंदू फैमिली से हैं तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर बुंदेलखंड से है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेज कर पाना। तो वो सारा होता गया। फिर 2022 में चीज़ें और क्योंकि मेरे साथ हादसे बहुत हुए, फाइनेंशियल लॉस बहुत हुए, मेरे मेंटल लॉस बहुत हुए, मेरे रिश्ते बहुत ख़राब हुए। तो वहाँ से फिर मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। फिर उस सब में उलझते उलझते फिर मुझसे सबने बोलना बंद कर दिया कि इससे बोलने से कोई मतलब है नहीं, ये सब कुछ छोड़ के वैसे ही भी बैठ गई है पहाड़ों पे। तो फिर ये हुआ कि बातें कम होने लगी। फिर मैं कब मंदिर जाने लगी, कब मेरे को किसी से बात नहीं करने का मन होने लगा। तो वो सब चीज़ें अपने आप होती गई, बातें कम होती गई। परिवार को समझ में आने लगा कि हाँ ठीक है, इसको जो ठीक लगेगा ये कर लेगी। तो उसके बाद चीज़ें शांत हो गई। अब तो ख़त्म ही हो गई। हाँ, अब तो नहीं कोई कहेगा, अब तो जी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब आपका स्कूल चल रहा था, कॉलेज किया आपने, मॉडलिंग किया, एंकरिंग किया, बहुत घूमा, तो इस बीच आपको कोई मिला नहीं? इस बीच आपको प्यार नहीं हुआ? मैं कभी भी मैंने किसी भी मीडिया चैनल पे ये बोला ही नहीं कि मुझे लाइफ में प्यार नहीं हुआ है। मैंने हुआ? कभी किसी को नहीं बोला। हाँ। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं भी उन्हीं फीलिंग्स के साथ मेरा जन्म हुआ है जिसके साथ आपका जन्म हुआ है। तो वो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर भी है। मुझे भी प्यार हुआ, मेरा भी रिश्ता चला, फिर मेरा ब्रेकअप हुआ। नॉर्मल इंसान की यही कहानी होती है। तो कैसा रहा वो अनुभव? आज भी लगता है कि नहीं, साथ होता तो अच्छा होता? नहीं, नहीं लगता? नहीं। बचपन वाला आज प्यार था? नहीं, बचपन वाला भी नहीं था और बहुत पुराना भी नहीं था। लेकिन समझदारी वाला रिश्ता था। और मुझे ये रिग्रेट नहीं होता रिश्ता ख़त्म होने का। आज भी, अभी कल परसों मैं शाम को आराम से बैठी हुई थी, तब मैं ये सोची थी कि लाइफ में ना लोगों का जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ से लोग जाएंगे नहीं, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। आज अगर मैं यहाँ बैठ के सोचूं कि मेरी लाइफ से ये लोग गए हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि वो क्यों आए थे, वो मुझे कौन सा लेसन दे के गए हैं, उनका जाना क्यों ज़रूरी था। और अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ते जाओ। मैं हर साल, मेरा ये नियम है पिछले कुछ सालों से, मैं 31 दिसंबर को कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटा देती हूँ। ब्लॉक कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया, फोटोज डिलीट कर दी। उसके बाद 1 जनवरी से मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहता है। और मैं हर साल ये करती हूँ। फिर मैं मुड़ के नहीं देखती। मैं रिश्तों के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है, आज तो छोड़ो, आज से 1 साल 2 साल पहले की भी आप बात करते। हाँ, पिछले साल एक दीदी थी जिनमें मेरी जान बसती थी। मतलब मेरी लाइफ में कोई और रहे ना रहे, उनका रहना ज़रूरी था। लेकिन लास्ट अप्रैल में मैंने उन्हें जब खोया, मुझे 4 महीने लगे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में। और अब कोई नहीं है मेरी लाइफ में, और अब कोई हो भी नहीं सकता है, कि चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो। मैं किसी को खोने से नहीं डरती हूँ। मतलब मेरी कोई वीकनेस नहीं है। आपको क्या लगता है, जो महिलाएं बहुत बार धोखा खाती हैं, तो क्या गलती वो ऐसी करती होंगी कि उन्हें बार बार धोखे मिल रहे हैं? ये देखिए, कुछ तो प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म बाकी रह गए हैं, जिनसे आज, अगर मैं आज आपसे बैठ के बात कर रही हूँ तो मेरा आपका एक बार तो सामना हुआ है हमारे पिछले जन्म में, तभी हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिना बेवजह कोई आपके जीवन में नहीं आता है। हर वो इंसान जिससे आप दोस्ती का रिश्ता रख रहे हो, भाईचारे का रिश्ता रख रहे हो, पार्टनर है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, हर इंसान आपके पुराने कर्म लेके आपसे आज मिल रहा है। आप जिससे धोखा खा रहे हो, उसको आपने धोखा दिया भी है। आज हम रोते हैं ना इस बात पे कि यार उसने हमें ऐसा धोखा दिया, चाहे वो दोस्त हो, बिजनेस पर्सन हो, उसने हमें ये लॉस दे दिया, ये मेंटल टेंशन दे दी। हम उसको वो दे के आए हैं अपने पिछले जन्म में, और उसका हिसाब पूरा करने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। तो
सारे रिश्ते अपना कर्म बैलेंस करने के लिए आपसे दोबारा मिलते हैं। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो आएगा आपके जीवन में, आपके साथ अच्छा करके जाएगा, और किसी के साथ आपने बुरा किया है तो वो आएगा, आपको आपके कर्मों का वैसे ही पूरा वो हिसाब करके जाएगा। मेरी अगर शादी नहीं हुई है या ना होगी तो इसका मतलब है कि मैंने अपने पिछले जन्म में अपने पति को छोड़ दिया था। मैंने अपने पति को, अपने पार्टनर को धोखा दिया था, इसलिए इस जन्म में मुझे पार्टनर नहीं मिलेगा। सब हिसाब किताब होके रहता है, हम यही हैं, हमें भुगतना यही है। तो अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मेरा पार्टनर बार बार मुझे, मैं जिसके साथ भी रह रही हूँ वो मुझे धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब आपके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध बाकी था जिसका हिसाब आपको करना है, और वो जब तक नहीं होगा आपको धोखे हर रिश्ते में मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये धोखे ना मिले, आपके साथ कुछ बुरा ना हो, हर रिश्ता अच्छा जाए, तो महादेव की शरण में जाओ, उन पे जल चढ़ाओ। कभी नहीं तो एटलीस्ट शनिवार के दिन ज़रूर जाओ, और शनिवार के दिन आप जब शनि देवता को याद करते हुए शिव पे जल चढ़ाओगे, क्योंकि शिव ने, महादेव ने 9 ग्रह को उनको कंट्रोल किया हुआ है, सारे 9 ग्रह शिव के अधीन हैं। तो आप जब शनिवार के दिन महादेव पे जल चढ़ाते हो तो वो आपके पूर्व जो कर्म रह गए हैं उनको कम करता है, उनका प्रकोप कम करता है। उससे क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है ना तो वो बहुत छोटे में निकल जाता है, लेकिन कर्मों का हिसाब तो करना पड़ेगा। कुछ महिलाएं ना ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो ये जो इमोशनल होना होता है ये उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी होती है, या फिर ये कमज़ोरी ही उनकी शक्ति बन सकती है? ये कमज़ोरी ही उनकी शक्ति बन सकती है। मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं कुंभ के पहले की भी बात करूं, मैं बात बात पे रोती थी, बात बात पे मुझे बुरा लग गया, मैं सामने वाले को पलट के जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं अकेले में जाके रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसा क्यों बोला। लेकिन आज वही जो मेरी कमज़ोरी रही है, मेरा इमोशनल नेचर रहा है, आज वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि एटलीस्ट मैं किसी, दुनिया का कोई भी इंसान हो जो मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हूँ कि मैंने खुद को तकलीफ दी होगी, लेकिन इस ब्रह्मांड में मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी से स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं रखा है। मैं इतनी हूँ सक्षम, इतनी ईमानदार हूँ। तो जब आप भावुक होते हो ना, आप किसी का दिल नहीं दुखा पाते हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, उसे अपनी कमजोरी तो कभी मत मानो। आपको रोने का मन कर रहा है, 24 घंटे बैठ के रो, उसके बाद आप शांत हो गए ना। मुझे जब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भर जाता है, मैं बैठ के बहुत रोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो आंसू रुक जाएंगे ना, तब एक ऐसी हर्षा उठ के आंसू पोंछेगी जो हर एक का जवाब दे पाएगी। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आंसू मेरी वीकनेस है, नहीं, वो हम इंसान हैं, हमारे अंदर सारे फीलिंग्स हैं, आंसू भी उन्हीं में से एक हिस्सा है, और वो आना ज़रूरी है। उसे आप अंदर कंट्रोल करोगे। मुझे जो पैनिक अटैक आए 2022 में, वो क्यों आए? इसीलिए क्योंकि मैंने अपने आंसुओं को रोका, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं रो कैसे सकती हूँ। वो जो पूरा स्टोर होता गया मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, स्टोर हुआ पूरा। और एक दिन, एक समय ऐसा आया जब वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल के मेरे इस माइंड पे उसने हिट किया, मुझे ट्रिगर किया, मुझे अटैक आना शुरू हुए। तब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे जिस वक्त चीज़ें बुरी लगी थी उसी वक्त मैं रो के इसे निकाल देती ना, और मैं इस स्ट्रांग बनने का नाटक नहीं करती, तो शायद आज मुझे ये अटैक नहीं आते। कभी कभी रोना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है, और ये सबके लिए। ये नहीं कि मैं लड़का हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ, नहीं। आंसू सबको आते हैं, बुरा सबको लगता है, रोने में आपकी मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी। कहते हैं लड़का है तो रोना नहीं है। बिल्कुल रो के अपने आप को हल्का करो, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो कल ये इससे 100 गुना बुरा रूप ले लेगी, जिसको आप नहीं झेल पाओगे। सोशल मीडिया का दौर है ये, और आपको क्या लगता है सोशल मीडिया लोगों में, महिलाओं में तुलना और इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा रहा है? इनसिक्योर हो रही है महिलाएं सोशल मीडिया की वजह से? किस चीज़ को लेके? किसी भी चीज़ को लेके, रिश्तों में, घर परिवार में, खुद को लेके इनसिक्योर हो रही हैं।
मैंने ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया है। हाँ, सोशल मीडिया पे एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि आपके जितने ज़्यादा फ़ॉलोवर्स होते जाएँगे और आप दूसरों से हट के कुछ करते जाएँगे। अगर आप भेड़-चाल फ़ॉलो कर रहे हो, वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग दिख रहे हो, कुछ अलग बोल रहे हो, तो आपको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी बातों का सामना। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी कि अगर पार्टनर है और आपके पे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो पार्टनर्स में इनसिक्योरिटीज़ होने हाँ हाँ लगती है हाँ कि इसको तो इतने लोग पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कहीं किसी से बात तो नहीं शुरू कर दी ये वो। तो देखो, जिसको करना होता है उसको वो बहाने ढूंढ लेता है, उसको सिर्फ सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी बहाने निकाल लेगा। और जिसको नहीं करना है, वो आप उसे दुनिया में कहीं भी छोड़ दो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका फोकस रहेगा कि उसको लाइफ में पहुंचना कहाँ है। अगर उसका फोकस लोगों पे रहेगा तो वो लोगों में ही जाएगा। उसका फोकस खुद का करियर आगे बढ़ाने में रहेगा तो वो सिर्फ इस पे फोकस करेगा कि मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हमारे अंदर आजकल इनसिक्योरिटीज रिश्तों में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम ना, एक तो इतने खराब होते हुए रिश्तों को हमने देख लिया है, तो ट्रस्ट इश्यूज होना स्वाभाविक है, लेकिन उतना ट्रस्ट होना भी जरूरी है। हाँ, अगर एक बार आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया तो उसे दूसरा मौका भी मत दो, क्योंकि वहां आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ये होता है ना कि कोई बात नहीं, एक बार इंसान से गलती हो जाती, एक बार जो गलती हुई है वो भी जानबूझ के की गई है, आगे जो आप मौका दोगे वो भी जानबूझ के होगा। तो आगे आप मौका दोगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, वरना एक बार में ही उस इंसान से दिशाएं अलग कर लो। दूरी बनाना भी कभी कभी बहुत Yes. ज़रूरी हो जाता है। किसी घर में अगर कोई स्त्री दुखी है तो क्या उसके दुखी होने से उस घर की ऊर्जा प्रभावित होती है? बहुत ज़्यादा, होती है। बहुत ज़्यादा। कैसे? मैं जैसे अभी किसी के घर जाती हूँ तो ईश्वर की कृपा से मुझे एनर्जीज बहुत जल्दी समझ में आती है, इंसान की भी, जगह की भी। तो मैं बहुत सी जगह दरवाजे से ही कदम पीछे ले लेती हूँ, बहुत सी जगह नहीं जाते उनके घर? मैं ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है अभी हाल ही में, करोड़पति लोग हैं, अच्छा बिजनेस है, एम्पायर है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही मैंने उनके घर के अंदर एक कदम रखा और मैंने सबके चेहरे देखे, मैंने कदम पीछे ले लिया। तो मैंने कहा यहाँ पे आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो कह लगे हाँ। मैंने कहा लेकिन आप लोगों के पास तो सब है ना, आपको, आप कैसे डिस्टर्ब हो? मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैं उनके बाहर पॉश में बैठ गई। फिर उन लोगों ने कुछ चीज़ें मुझे बताई और मेरा हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा जब ऐसे चीज़ें बिगाड़ोगे तो जीवन में कुछ ठीक नहीं होगा ना। और हम ये नहीं बोल सकते अरे हम तो भगवान की इतनी पूजा कर रहे हैं तब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ तो कमी है। सुबह शाम घंटी लेके हाथ में बजाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। आपके घर में और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपके घर की अगर नारी किसी भी रूप में, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, किसी भी रूप में अगर वो खुश नहीं है तो आप बाहर कितना भी पैसा उड़ा लो, अनुष्ठान कर लो, मंदिर बनवा लो, दान पुण्य कर लो, किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी, आपकी घर की देवी आपसे नाराज है, वो खुश नहीं है, तो पहले तो उसकी खुशी मायने रखती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे उसकी तो आदत ही है दुखी रहने की, हम तो कितना कुछ करके देते हैं लेकिन वो खुश नहीं रहती है। हमेशा हर चीज़ पैसे से भी नहीं खरीदी जाती है। आप महंगे महंगे गिफ्ट्स देते होंगे लेकिन क्या आप समय देते हैं ये पूछने के लिए कि तुम कैसा फील कर रही हो, तुम कैसी हो? चलो आज आधा घंटा फोन ऑफ करके हम दोनों बात करते हैं, तुम मेरी परेशानी सुनो, मैं तुम्हारी परेशानी सुनता हूँ। क्या आपने कभी इतना वक्त दिया अपने पार्टनर को? आपने कभी अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या आप खुश हो? क्या मैं आपको खुश रख पा रहा हूँ? या कुछ ऐसा बचा हुआ है जो आप करना चाहते हो आप नहीं कर पा रही हो? या मेरी कोई ऐसी हरकत है जो आपको बहुत ज़्यादा मन से दुखी कर रही है? या आपने कभी अपनी बेटी को पूछा कि बेटा सब ठीक है लाइफ में, कोई प्रेशर तो नहीं है? क्योंकि अक्सर घर की बेटियां प्रेशर में बहुत ज़्यादा पिस जाती हैं। हाँ। तो वो चीज़ें हमें बात करने से पता चलेगा। आप ऑफिस से स्ट्रेस लेके आ रहे हो, घर पे बीवी पे स्ट्रेस निकाल रहे हो, उसे गालियां दे रहे हो, उसे मारपीट कर रहे हो,
तो ये समझो कि आपके साथ जो हो रहा है वो और 100 गुना होने वाला है, और ज़्यादा होने वाला है। आप उससे बच तभी सकते हो जब आप वो हरकतें ख़त्म कर दो, उन्हें मारने की जगह उन्हें मानना शुरू कर दो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके बीवी के पैर छुओ, लेकिन एटलीस्ट एक इंसान जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, एक फैमिली मेंबर, उतना तो आप दे सकते हो ना अपनी हर फैमिली मेंबर को, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वापस बात ये आएगी कि वैसा मान सम्मान पाने के लिए नारी को भी वैसा होना पड़ेगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने कहा कि जब आप किसी के दरवाजे पे जाती हैं तो ऊर्जा का आभास आपको हो जाता है, तो क्या महिलाओं का इंट्यूशन पावर जो होता है वो ज़्यादा तेज होता है? देखो, देवी शक्ति है, इस संसार को जो चला रही है वो एक देवी है, ठीक है। देवी के अधीन सभी देवता हैं, देवी से निकले सभी देवता हैं। हर स्त्री में, हर पुरुष में भगवती और महादेव विराजमान हैं। अर्धनारीश्वर जब स्वरूप बना तो ये बताने के लिए बना कि हर पुरुष में स्त्री है, हर स्त्री में पुरुष है। जहाँ पुरुष में ममता जाग जाती है किसी बच्चे के लिए, किसी मूक जानवर के लिए, जहाँ पुरुष में ममता जाग जाती है वो उसका स्त्री तत्व होता है। जहाँ स्त्री के अंदर अहंकार जाग जाता है, जिद और क्रोध आ जाता है, वो उसका पुरुष तत्व है, ठीक है। अब जब स्त्री के अंदर वही सब है, पुरुष के अंदर वही सब है, तो चीज़ें बिखरेंगी, चीज़ें हमें समेटनी होंगी, हर स्त्री का हमको मान सम्मान करना होगा। अब ये जो इंट्यूशन पावर है, एक तो भगवती की शक्ति, ऊपर से वो भी नारी के अंदर विराजमान, वो इंट्यूशन पावर, वो सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो सबके अंदर है, हर नारी के अंदर है। पुरुष में भी है, लेकिन पुरुष के कंपैरिजन में नारी में और ज़्यादा स्ट्रांगली है वो। लेकिन वो जागृत तभी होगी जब आप खुद में प्योर होगे। मैं कोई नहीं होती हूँ किसी के कैरेक्टर, किसी की लाइफ को जज करने वाली, लेकिन आप ईश्वर के प्रति उतना समर्पित हो। अब ईश्वर के प्रति समर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन के 4 घंटे पूजा में बिताओ। ईश्वर के प्रति समर्पित होने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो, आप ऑफिस में बैठे हो, आप इस वक्त होस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके मन में ये चल रहा हो कि हाँ, मुझे, मेरा बॉन्ड भगवान से है, मुझे अपने कर्मों को खराब नहीं करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पे काम करता है ना, उसकी जो सिक्स सेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और ये क्योंकि फीमेल्स में और जल्दी जागृत हो जाते हैं, तो जब आप कहीं भी जाओगे, किसी से भी मिलोगे, आपको अपने आप फील हो जाएगा कि इस इंसान से मुझे बात करनी है, नहीं करनी है, ये इंसान पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये जगह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको अपने आप चीज़ें फील होने लग जाएंगी। लेकिन तब जब आप मन से प्योर होना शुरू हो जाओगे, आप किसी की बिना मतलब बुराई नहीं करोगे, आप किसी के लिए चालें नहीं चलोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे। मंदिर में घंटी बजाना मत करो, आपके पास टाइम नहीं है, आप मत जाओ। मैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि हम मंदिर नहीं जाते, मैं बोलते मत जाओ, क्या रखा है पूजा पाठ में, क्या रखा है दर्शन में, मत करो। लेकिन एटलीस्ट अपने कर्मों पे काम करो, आपके कर्म ही आपका ईश्वर है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना है, और आपने शोर शराबे से ज़्यादा, दिन के 12 घंटे में अगर आधा घंटा शांत बैठना शुरू कर दिया ना, आपकी इनर सेंस जो है, सिक्स सेंस जो है, वो अपने आप जागृत होने लगेगी और आप बिना बोले बहुत चीज़ें समझने लगोगे। ये चीज़ है, और ये सबके साथ होता है। आपने बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है आपकी, छोटी हैं आप, काफ़ी उम्र में अभी कम है, और इतनी उम्र में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, एक जगह से निकल कर दूसरी जगह आई, आपने अपना खुद का काम किया, आपने बताया एंकरिंग आपने खुद सीखी, फिर मॉडलिंग भी की, और इतने इस सफ़र में, और एक बहुत अच्छा आपने नाम भी बनाया अपना, अब तो सभी जानते हैं लगभग आपको। तो इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल जब आपके जीवन में आई तो वो कौन सा समय था? मेरा जीवन ही, मुझे लगता है कि शनिदेव ने ना मुश्किलों से भरा हुआ किया है। उन्होंने मुझे दिया तो बहुत कुछ दिया, और छीना तो बहुत कुछ एक पल में छीना। तो
मैंने लाइफ में बहुत बुरे से बुरा वक्त भी देखा है, मैंने ऐसा वक्त भी देखा है जब हम किसी वजह से हमें झांसी से गांव शिफ्ट होना पड़ा। और तब मोहल्ले में किसी की शादी थी गांव में। पापा का एक्सीडेंट, पापा के बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, मतलब खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। और मोहल्ले में एक शादी थी, तो मेरी एक रिलेटिव थी, उनके पास सब कुछ था। तो मैं थी तब 5th-6th क्लास में। मैं उनके पास की, मैंने कहा दीदी वो उनके यहाँ शादी है, आप भी जा रही हो ना, तो मुझे अपनी कोई ड्रेस दे दो जो मैं पहन लूँ उनकी शादी में। वो मुझे चाहती तो वो मुझे कुछ भी बेस्ट से बेस्ट दे सकती थी। वो मुझसे 3-4 साल बड़ी थी। उन्होंने मुझे अपनी घर में पहनने वाली, यहाँ से उसकी सिलाई खुली हुई एक फ्रॉक दी, और मैं वो पहन के भी खुश थी क्योंकि मुझे कुछ तो पहनने को मिला। उसकी सिलाई खुली हुई थी, मम्मी ने सुई धागे से सिल दिया था, और फिर मैं अपनी घर की हवाई चप्पल पहन के शादी में पहुंच गई। तो मैंने वो समय भी देखा है। फिर जब हम भोपाल शिफ्ट हुए, तब तक मैं बहुत शांत स्वभाव की थी। मैं बहुत, मुझे अगर कोई डांट दे, डांट ना छोड़ो, मुझे गुस्से में कोई आंख दिखा दे ना, तो मैं कांपने लगती थी। मैं बहुत डरी सहमी हुई एक लड़की थी। और फिर जब हम भोपाल में आए, तो भोपाल में आके एकदम से ना, पता नहीं भगवान ने मेरा माथा फेर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत ज्यादा। कोई कुछ बोलता था, बोलने से पहले मैं खींच के एक थप्पड़ मारती थी। मैं इतनी अग्रेसिव हो गई थी। और लड़कों से तो मुझे अलग ही खुन्नस आती थी। मुझे लगता था इस दुनिया में सारी बुराई इन्हीं की वजह से है। तो मैं लड़कों को मैंने बहुत मारा, बहुत थप्पड़ मारे, बहुत बेल्ट मारे। फिर वो सब करके अच्छा, आप लड़कों को मारती भी थी? अरे मैं बहुत मारा है लड़कों को, अरे लेकिन कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि इसने मुझे बिना वजह मारा है। हाँ। आपने मुझे गलत तरीके से देखा, आपकी गलती ये है। मैंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया आगे। मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, स्टेशन पे ट्रेन रुकी, मैं विंडो साइड बैठी हुई थी, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा था, उसने मुझे देखा, उसने कुछ गलत इशारे किए। मैंने सामने वाले पैसेंजर को बोला भैया 1 मिनट मेरा बैग देखना। मैं उतरी, मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे। कहता अरे क्यों मारे, ये वो, मेरी ट्रेन चलने लगी। मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट कभी आऊंगी तो बताऊंगी तुम्हारी गलती क्या है। मैं ट्रेन में बैठ के चली गई। तो मैंने बहुत लड़कों को मारा। और एंकरिंग में ये भी प्रॉब्लम होती थी कि काम करवा लेते थे, फिर पेमेंट के वक्त पैसे कटते थे। अरे आपने ये वर्ड गलत बोला तो क्लाइंट ने इतने पैसे काट लिए। ये इवेंट मैनेजर्स करते थे। तो इवेंट मैनेजर्स भी मुझसे बहुत सुनते थे। फिर मेरा नाम इस मामले में खराब होने लगा कि देखो हर्षा से अगर काम करवाना है तो सोच समझ के करवाना, क्योंकि अगर उसका पैसा टाइम पे नहीं मिला तो फिर वो बैंड बजाएगी, और वो फिर किसी का लिहाज नहीं करती। और मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था, अगर मैं आपके दिए हुए समय पे आ रही हूँ, अपना काम बहुत अच्छे से करके जा रही हूँ, क्लाइंट भी तारीफ कर रहा है, सब चीज़ें, तो मेरा पैसा लेट देने वाले या कम देने वाले आप होते कौन है? आपने जैसी जो कंडीशंस रखी, मैंने काम किया ना। और अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो मैं क्यों घर के बाहर निकल के धक्के खाऊं? मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ ना, तो मुझे मेरा पैसा टाइम पे चाहिए। और बस मैं अपने उसी नेचर की वजह से मार्केट में थोड़ी सी वैसी हो गई कि नहीं हर्षा वो तो बहुत बदतमीज है। इंसान को कभी अपनी गलती नहीं कह दिखती देना है। आसान है, लड़कियों को बहुत कुछ कह देना आसान है, ठीक है। तो वो सारा हुआ। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। फिर दिल्ली में अलग स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे अकेले रहना और नाइट में अकेले ट्रैवल करना, अभी तो हो सकता है कन्वीनियंट हो गया हो, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं रहती थी तब, जब मैं नई नई दिल्ली आई थी, मुझे याद है कि एक बार दिल्ली में मैं अपना इवेंट ख़त्म करके कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से मैं उतरी थी जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मुझे रिक्शा लेना था, लेकिन क्रिसमस की शाम थी तो मैं लेट हो गई थी इवेंट से आने में, तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो मेट्रो स्टेशन के पास एक कोई छोटा मंदिर बना हुआ था, मैं वहाँ तक वॉक करके आई। मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, वहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ कि कोई रिक्शा मिल जाओ। मैं थोड़ी सी डर भी रही थी क्योंकि पूरा सुनसान एरिया हो रहा था। एक रिक्शा दिखा, मैं रिक्शे में बैठी। थोड़ा आगे जैसे ही गए तो इस राइट साइड लेफ्ट साइड बाइक से लोग आ गए, और वो नशे में थे, वो मुझे रोक रहे थे, रिक्शे वाले को मारने लगे थे। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो मेरे साथ पहली बार हो रहा था। हालांकि सुना था दिल्ली के बारे में, लेकिन देखना, एक्सपीरियंस करना पहली बार था। और जो मैंने चिल्लाया, मैं
पुलिस के लिए चिल्लाई, मैंने जो मेरे पहचान के यहाँ पे लोग थे जिन्होंने मुझे रूम दिलवाया उनको कॉल किया। फिर आगे जैसे ही सिग्नल आने वाला था, वहाँ पे लाइट रोशनी दिख रही थी, थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा था, फिर वो लोग गायब हो गए। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, काम करने को लेके, आगे बढ़ने को लेके। बस मेरी ये जिद रही, और ये जिद मुझे लगता है हर लड़की में होनी चाहिए कि कहीं कोई जगह आपको ये लगे ना कि यहाँ पे इतना कुछ हो गया, अब मैं डर गई हूँ, मैं घर से नहीं निकलूंगी, वहां पे आपको इतना जिद्दी होना पड़ेगा कि किसी डर की वजह से मैं कभी घर में कैद होके नहीं रहूंगी। आपका डर ही आपको नीचे गिराता है। मेरे साथ जिंदगी में बहुत सारे हादसे हुए, अकेले ट्रैवल करने की वजह से, अकेले काम करने की वजह से मुझ पे बहुत बार अटैक भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मुझे कोई डर नहीं डरा सका। हर डर ने मुझे मजबूत बनाया है, हर डर ने मुझे जिद्दी बनाया है। आज अगर आपके सामने मैं बैठी हूँ, वो अपने जिद की वजह से बैठी हूँ कि क्या कोई आएगा, मुझे कुछ बोलेगा और मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी? क्या मैं शीशे में खुद से नजर मिला पाऊंगी कि उसने मुझे डराया, मैं डर गई इसलिए मैं घर में बैठी हूँ? आज भी जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, जब ये सब विरोध और ये सब चीजें देखते हैं, उनको डर लगता है कि बेटी है भाई, कल को कुछ हो ना जाए। लेकिन आज भी मैं बोलती हूँ कि जिस दिन मैं हार के मुझे वापस आना पड़ा, जिस दिन टूट के मुझे वापस आना पड़ा, उस दिन मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं रहूंगी ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि हर्षा कोई एक्सेप्ट नहीं है कि हर्षा कभी हार के कहीं से जाए। हर्षा जब भी जाए तो अपनी मर्जी से जाए, ना कि किसी के दबाव में जाए। और हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, हारना नहीं है, कभी भी नहीं। जिद्दी बनो, जिद्दी बनो, मजबूत बनो, और जो डराए सबसे पहले उसी पे हावी हो जाओ। झांसी की रानी बन जाना होता है फिर। बुंदेलखंडी खून है। तो जब लोग इतना तक गिर जाते हैं कि अटैक्स भी करवाते थे आप पे? हाँ, मुझ पे हुए हैं। मुझ पे जब मैं एंकरिंग करती थी तब होटल के रूम में भी अटैक हुए हैं। मैं जब अकेले ट्रैक करने जा रही थी तब मुझ पे चौपटा में मुझ पे अटैक हुआ है। वहाँ पे कुछ लड़के आए हुए थे नशे में, उन्होंने अटैक किए। बहुत सारी चीजें हुई हैं जिंदगी में, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत देखा है जिंदगी बहुत में। ट्रॉमा यूं ही देखा है। हर्षा रिछारिया हर्षा नहीं बन गई। मैं बोल रही हूँ ना कि जब तक मैं भोपाल नहीं आई थी तब तक मैं एक डरी सहमी हर्षा थी जिसने दुनिया नहीं देखी थी। आज जो हर्षा है वो बहुत बदला हुआ स्वरूप है। बोल्ड, आज वो उसी आदि शक्ति का स्वरूप है जिस आदि शक्ति की वो बात करती है। माँ जिस तरह सौम्य है और विकराल है, उसी तरह सामने वाले पे निर्भर करता है वो मेरा सौम्य स्वरूप देखना चाहता है या मेरा रौद्र रूप देखना चाहता है। मैं उसी स्वरूप के खुशी से दर्शन करवा दूंगी। अभी भी अब आपसे लोग हार रहे हैं, हरा रही हैं लोगों को? अभी लोगों ने सर पटक लिया है ना कि हाँ हो गया। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, देखते रहिएगा, न्यूज़ बराबर देखिएगा। समय लगेगा। फिर हमारी एक बार मुलाकात होगी और फिर ज़रूर आप हमें बताइएगा अपने अनुभव। तो क्या आपको लगता है कि फेमिनिज्म ने परिवारों को कमज़ोर कर दिया है? देखिए, फेमिनिज्म ना लोग उसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आज भी यही बोलूँगी। अब आप बोलोगे कि आप महिला हो क्या ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन महिलाएं इसका मतलब समझ नहीं पा रही। हाँ। आपको जो करना है, आप अपनी जिंदगी में आज़ाद हैं, पूरी तरह आज़ाद हैं। जिसको जो करना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है करने से। लेकिन ये चयन, ये चूज आपको करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही है। देखो, भेड़ चाल तो सभी चल लेते हैं और भेड़ चाल चलना सबसे आसान होता है। जो सब कर रहे हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, तुम भी जाके कूद जाओ, सबसे आसान काम है। कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जहां पे आप अलग करोगे, लोग आपका विरोध करेंगे, वहां पे खुद पे प्राउड फील करो कि मैं कुछ तो अलग कर रही हूँ जो लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। और वहां से जिंदगी में कुछ करने का मजा आता है। साधारण रूप पे एक मुर्दा शरीर भी ऐसे ही पड़ा होता है ना, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे कोई कुछ बोलता भी नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपका कोई विरोध कर रहा है, आप पे कोई आरोप लगा रहा है, तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हो और लोगों को आपके जिंदा होने से दिक्कत हो रही है।
आप गलत नहीं होने चाहिए। एक बार जब भी लगे लाइफ में कि मैं इतना सही कर रही हूँ फिर भी सब मेरे अगेंस्ट हैं, अपने पेरेंट्स को पूछो कि मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, मेरे लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ क्या रही है, मैंने जो भी किया लाइफ में, मेरे पापा को हर चीज़ पता रही। मैं अगर आधी रात को कहीं जा रही हूँ, मेरे पापा को पता है मैं कौन सी ट्रेन पकड़ने वाली हूँ, मैं किससे मिल के आ रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, किस इवेंट पे जा रही हूँ, किस देश में जा रही हूँ, किस शहर में जा रही हूँ, किस गाड़ी में बैठ रही हूँ, किसके साथ हूँ। अगर मैं दोस्तों के साथ भी जा रही हूँ तो उन दोस्तों के नंबर मेरे पापा के पास रहते थे, और वो मेरे परिवार ने कभी मुझसे मांगे नहीं है, कभी नहीं मांगे, वो मैंने उनको दिए। और मैंने हमेशा हर इंसान को ये बोला कि मेरी जिंदगी में आग तो कोई तब लगाएगा ना जब मैं मौका दूंगी। मैं पहले ही आग लगा के आती हूँ, मैं पहले ही सब बता देती हूँ। आपको मैं मौका ही नहीं दूंगी कि आप मेरी लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करो। तो आप अगर ये सोचोगे कि यार इसके पेरेंट्स को मैं बता देता हूँ या बता देती हूँ कि ये यहाँ पे इसके साथ है, आप फोन करोगे वहां से एक ही जवाब आएगा, हमें पता है हमारी बेटी कहाँ है। पापा के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है? मेरी फैमिली के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। मेरे भाई को भी पता रहता है, मेरे पापा को भी पता रहता है, मेरी माँ को भी पता रहता है, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे उनसे छुपा के गलत तरीके से करना पड़े। तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, लड़का हो या लड़की हो। आज के टाइम में यूथ क्या कर रहा है कि अपनी फैमिली से छुपाता है, फ्रेंड्स को बताता है। आप फ्रेंड्स को भले ही कुछ मत बताओ या कम बताओ, लेकिन आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। आज इतनी सारी चीजें, गलत घटनाएं घट रही हैं, है ना, वहां पे कई बार फैमिली के लिए ये कंडीशन आ जाती है, ये पॉइंट आ जाता है कि फैमिली खुद शॉक में होती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा ये कर रहा है या हमारा बच्चा यहाँ पे पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार को बताया नहीं। और जब तक आप अपने परिवार से डिस्कस करके नहीं चलोगे तब तक आपको सही गलत का भेद नहीं पता होगा, सही गलत में फर्क नहीं पता होगा। और अगर आप बाहर वालों से पूछने जाओगे तो बाहर वालों के लिए तो हर वो काम अच्छा है जो आपको आपके परिवार से अलग करे या आपके परिवार को खराब करे, वो उसी काम की सलाह देंगे, क्योंकि बाहर वाले नहीं चाहते कि आपके घर में सुख शांति हो। ठीक है, अब रही बात नारियों की, आज के टाइम में लड़कियां क्या करती हैं कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, अपने फ्रेंड्स को बताती हैं, अपने पार्टनर को बताती हैं, अपने पेरेंट्स को वो दुश्मन समझने लगी हैं। जबकि परिवार से ज्यादा कोई सगा हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता। कल को आप किसी बुरे से बुरे कलंकित वाले केस में भी आप फंसोगे ना तो ये समाज आपसे दूरी बना लेगा कि नहीं, नाम खराब हो जाएगा। लेकिन माँ बाप वहां भी खड़े रहते हैं कि मेरी औलाद है, लाख गलत होगी लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं, वो आपकी गलती में भी आपको बचाएंगे। ये परिवार की मजबूती होती है। इसलिए परिवार को हमेशा पता होना चाहिए, परिवार से डिस्कस करो क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके परिवार ने बोल दिया कि नहीं तुम जो कर रही हो वो ठीक है तो वो ठीक है, फिर आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल कुछ चीज़ें, जैसे मेरी अभी कुछ दिनों पहले बात हुई, उन्होंने बोला कि लाइक मेरे तो फैमिली में भी ड्रिंक करते हैं, पेरेंट्स बैठ के बच्चों के साथ ड्रिंक करते हैं। अब इस कल्चर को मैं क्या बोलूं क्या बोलूं मैं तो वहाँ पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी को बताएं कि फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है। आप और मैं जिस क्षेत्र से निकल के आते हैं, बुंदेलखंड से, वहाँ अगर हम फेमिनिज्म की बात करेंगे तो वहाँ फेमिनाइन एनर्जी का ना बोल्ड रूप, आपको बोल्ड अवतार देखने को मिलेगा, जहाँ पे किसी औरत से आप कुछ लेके तो बताओ, अगर वो ना कुटाई कर दे ना आपको वो कहते हैं ना कि छठी का दूध याद ना दिला दे तो बोलना, तो वो स्वरूप होता है जब आप गलत बर्दाश्त ना करो। वो स्वरूप होता है जब आपको पता है कि आप सही हो और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको सही होते हुए भी गलत ठहरा दे। हम उस क्षेत्र से, उस भूमि से आते हैं जहाँ आज भी जब हमें लोग बोलते हैं हमारे व्यवहार की वजह से अरे ये तो झांसी की रानी जैसी लग रही है, तो वो हमारे लिए गर्व का पल होता है कि हमारे निडर स्वभाव की वजह से हमें उस नाम से जाना जा रहा है और हमें बहुत प्राउड है उस चीज़ पे। तो वो जो फेमिनाइन एनर्जी है ना हमारे अंदर की, हमें वो पहचाननी होगी। दुर्गा भी हमारे अंदर है, काली भी हमारे अंदर है, भगवती हमारे अंदर है, हमें उसे जागृत करना होगा, ना कि नशे को, लेट नाइट कल्चर को और ड्रग पार्टी को। हम इसको फेमिनाइन एनर्जी नहीं बोल सकते, ये हमारे अंदर की एनर्जी का सत्यानाश कर रहा है और ये समझना बहुत ज़रूरी है।
सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यही है कि इंसान अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा है। एग्जैक्टली। आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके जीवन में किसने किया? जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं कुछ भी कि ठीक है ओके कर लो, आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन मेरी करता है? फैमिली। आपकी फैमिली। हम्म। फैमिली में सबसे ज़्यादा करीब आप किसके हैं? देखिए मैं किसी एक को तो कैसे करीब बोलूं, लेकिन हाँ जब भी क्योंकि माँ जो होती है ना, माँ बहुत इमोशनल होती है। माँ जल्दी भावुक हो जाते हैं कि अरे हाँ। हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हम्म। कहीं फंस तो नहीं रही है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। इसलिए माँ को हम जल्दी चीजें बताने से, मैं तो स्पेशली थोड़ा डरती हूँ कि इनको टेंशन ना हो जाए, लेकिन मैं बहुत जल्दी अगर मैं बताती हूँ अपने पापा और भाई को, और माँ के बाद फिर वही दोनों हैं, तो पापा और भाई को तुरंत बता देती हूँ कि देखो अभी ऐसा ऐसा इसका क्या करना है, तो अभी ऐसा हो रहा है तो अब क्या करना है, यार मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। कभी कभी रात में नींद नहीं आती तो मैं भाई को फ़ोन कर लेती हूँ, नींद नहीं आ रही, तो फिर हम लोग पंचायत करते हैं। तो मेरी फैमिली के साथ मेरा बॉन्ड ना बहुत क्लोज है, और ये हमेशा से है, और ये मेरी मजबूती का एक सबसे बड़ा कारण है। फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जी। कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में रहो, जब कुछ कर रहे हैं तो परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या गुड गर्ल सिंड्रोम होना महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है? डिपेंड करता है कि आप किस हद तक गुड गर्ल बन के रहती हो, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है, एक स्टेज ऐसा भी आता है जब आपको बैड गर्ल भी बनना पड़ता है, तब आपको वैसा भी बनना पड़ता है जैसा सामने वाला है। हमेशा गुड गर्ल इमेज कैरी करके चलोगे तो रौन दिए जाओगे। इसलिए गुड गर्ल वहां बनो जहाँ पे गुड लोग हो, और बैड गर्ल वहां बनो जहाँ बैड लोग हो। सीधा कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। जो जिस भाषा में समझो उसे उस भाषा में समझाओ। कोई गाली दे रहा है तो ये मतलब नहीं है कि उसको गालियां देना शुरू कर दो, लेकिन उस जगह से अगर पॉसिबल है तो हट जाओ। मेरे आसपास जब नेगेटिव लोग आते हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है या कोई अननेसेसरी किसी को गाली दे रहा है, कुछ भी, मैं तुरंत उस जगह से हट जाती हूँ। चाहे वो मेरा कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो, मैं तुरंत हट जाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर हावी नहीं चाहिए, और वो मुझसे कुछ बोल नहीं रहे हैं जो मैं उनको जवाब दूँ। जब कोई मुझसे डायरेक्ट बात करता है तब वो उसी भाषा में जवाब पाता है। मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है, ना मुंह में दही जमाया है। मैं वैसी हूँ जैसे आप हो। खुलकर बोलना, बेबाक, स्ट्रॉन्ग। आपका मिरर हूं मैं। आप जैसा मुझसे बिहेव करोगे, मेरा वैसा ही रिफ्लेक्शन आप पाओगे। तो अंत में अब हम करेंगे रैपिड फायर, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके हमको जवाब दीजिएगा। तो प्यार या सम्मान? सम्मान। मैरिज या पीस? पीस। करियर या परिवार? दोनों। सबसे बड़ी शक्ति? परिवार। महिलाओं की सबसे बड़ी भूल? बहुत ज्यादा भावुक होना। कौन सा मंत्र हर महिला को करना चाहिए? डिपेंड करता है महिला पे या उसके इष्ट पे, कि वो किसको इष्ट मानती है। अगर आप भगवती को मानती हैं तो भगवती का बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः। महादेव को मानती हैं ओम नमः शिवाय। और जिंदगी में ग्रहों से परेशान चल रही हैं, या अपने पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध से परेशान चल रही हैं, कर्मों से परेशान चल रही हैं, तो शनिवार को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। एक आदत जो हर लड़की छोड़ दे अभी? खुद को कमजोर समझना, लेकिन स्ट्रॉन्ग। आपको एक वीरांगना की तरह बनना होगा, ना कि एक नशेड़ी की तरह। एक आदत जो हर महिला अपनाए? सम्मान और शांति। अब इस एपिसोड के अंत में मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी। जो महिला अंदर से टूट चुकी है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगी? टूट जाओ, हार जाओ, रो लो। एक घर के एक कमरे के अंदर बैठ के जितने दिन गुजारने हैं गुजार लो, लेकिन खुद से उतने दिन में एक सवाल करो कि जहां तुम टूटी हो क्या वहां तुम गलत थी, और अगर तुम गलत नहीं थी तो जितने दिन भी रोना है रो के उस कमरे से बाहर निकलो, और ये डिसाइड करो कि अगर मैं गलत नहीं थी तो मैं यहाँ से जाऊंगी कहीं नहीं, मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ के रहूंगी। और अगर तुम गलत थी
तो मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं दंडवत होके माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि अपनी गलती पे माफ़ी मांगना कोई बुराई नहीं है, इससे आप छोटे नहीं होते हो। और दूसरे की गलती पे हार ना मानना, ये अपने स्वाभिमान का चयन है, ये ज़रूर करना चाहिए। आपके पूरे सफ़र में आपकी माँ का सपोर्ट रहा और आपने क्या रियलाइज़ किया कि हर माँ को अपनी बेटी को ये बात ज़रूर सिखानी चाहिए? जब से मैंने एंकरिंग स्टार्ट की है और आज मेरा संन्यास तक का सफ़र, मेरे हर दिन के कपड़े, मेरे तब इवेंट के कपड़े, मेरे तब शोज़ के कपड़े, मेरे आज संन्यास वाले कपड़े, मैं हर कपड़े अपनी माँ के हाथ के बने हुए पहनती हूँ। ये कपड़े भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। मेरी माँ मेरे साथ हर पल में रहती हैं, उनसे थोड़ी कभी-कभी नोक-झोंक भी होती है, लेकिन मुझे लगता है जितना सपोर्ट उनका रहा है मेरे जीवन में, वैसा हर माँ को रहना चाहिए। और वो जो भी माँ हो जिनकी एक बेटी है और उन दोनों में नहीं बन रही है, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आज माँ और बेटी का जब रिश्ता होता है तो एक जनरेशन गैप भी आता है। उस गैप को देखते हुए एक दोस्तों की तरह रहना और एक दूसरे को समझना। बेटी को भी ये समझना होगा कि मेरी माँ पूरे दिन घर में रह के घर के काम संभालती है, उनके तो कोई ऐसे दोस्त भी नहीं है जिनसे वो बात कर सकती है। तब बेटी को ही माँ का दोस्त बनना पड़ेगा और माँ को भी ये समझना होगा कि बाहर इसके भले ही लाख दोस्त हों, लेकिन इसे अच्छे तरह से समझाने वाली सिर्फ मैं हूँ। तो एक वो दोस्त वाला रिश्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक वो रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा। तो हर माँ बेटी में एक दोस्त वाला रिश्ता ज़रूर होना चाहिए। क्या एक स्त्री पूरी दुनिया में बदलाव ला सकती है? बिल्कुल। कैसे? आने वाले वक्त में देखना। आप बड़ा बदलाव लाने वाली हैं? हो सकता है ईश्वर ने ये काम मुझे सौंपा हो। महिलाओं के लिए आपका सबसे बड़ा जीवन मंत्र क्या है? महिला अपने आप में ही एक जीवन मंत्र है, उसे किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद में झांकने की ज़रूरत है, उसे अपनी शक्तियों को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कुछ कर सकती है। आज एक 80 साल की महिला हो जिसने अपना 80 साल पूरे जीवन का घर में परिवार में ही गुजारा हो, जिसने बाहर की दुनिया ना देखी हो, वो भी अगर है ना तो वो उस जीवन के अंतिम दौर में भी बहुत बड़ा बदलाव पूरे खानदान के लिए लेके आ सकती है। लेकिन वो आग आपको ही जलानी पड़ेगी कि मुझे कुछ करना है। वो शुरुआत आपको ही करनी होगी। और जब नारी जिद पे अड़ती है, जब नारी ये संकल्प लेती है कि मुझे करना है, और अगर आपका काम सही दिशा में है तो धीरे धीरे सब आपसे जुड़ने लगते हैं। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा, हर बेड़ी को तोड़ते हुए। तो विमेंस टॉक के इस एपिसोड में आज हमने हर्षा जी से उनके जीवन की बहुत सारी बातें जानी। अगर इस एपिसोड में आपको उनकी बातों से मिली हो कुछ प्रेरणा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस एपिसोड को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगले एपिसोड में हम किसको बुलाएं आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वुमेन्स टॉक के इस मंच पर आने के लिए और हमारी लाखों महिलाओं की प्रेरणा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया।